माई हस्बैंड इज CEO एपिसोड 61 से 70। आप सुन रहे हैं अपना ऑडियो FM। एक अनदेखा रिश्ता, बचपन के दरवाजे खुलते हैं। एक पुरानी डायरी। सिया की माँ के पुराने सामान की सफाई करते हुए एक लकड़ी का बक्सा मिला, जिसमें थी एक पुरानी फटी हुई डायरी। कवर पर लिखा था, ताकि एक दिन मेरी बेटी सिया सच जान सके। सिया ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। डायरी का सच। डायरी में लिखा था, मैंने सिया को एक बड़े झूठ में पाला है। उसका असली बाप वो नहीं है जिसे वो समझती है। एक रात की गलती थी, या कहूँ एक मजबूरी। उसका असली पिता एक डॉक्टर था, डॉक्टर आदित्य खन्ना, जो अब लंदन में बस चुका है। मैंने उससे कभी संपर्क नहीं किया, पर यह सच अब हमेशा नहीं छिप सकता। सिया का दिल जैसे रुक गया। मेरी पूरी पहचान एक झूठ पर बनी थी। शौर्य का साथ। सिया स्टडी में बैठी थी, आंखें सूनी। शौर्य पास आया। क्या हुआ? सिया ने डायरी उसे थमा दी। शौर्य चुपचाप सब पढ़ गया। तो तुम्हारे असली पापा डॉक्टर आदित्य? मुझे नहीं पता क्या करना है शौर्य। जाऊं, मिलूं, या ये सब यहीं खत्म कर दूं? शौर्य ने उसका हाथ थामा। अगर तुम न जाओगी तो तुम्हारा दिल हमेशा अधूरा रहेगा। चलो साथ चलते हैं। लंदन की तैयारी। सिया और शौर्य ने तुरंत लंदन के लिए टिकट बुक किए। अनाया को सिया की बुआ के पास छोड़ना पड़ा पहली बार। मम्मा जल्दी आना, अनाया ने कहा। जरूर बेटा, मैं वादा करती हूँ। शौर्य और सिया अगले दिन लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन, डॉक्टर आदित्य का अस्पताल। दोनों सीधे उस अस्पताल पहुंचे जहां डायरी के मुताबिक आदित्य काम करता था। फ्रंट डेस्क पर पूछा, डॉक्टर आदित्य खन्ना से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोली, वो आज नहीं आए हैं, पर आप चाहें तो अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। सिया ने अपना नाम बताया। सिया वर्मा, रिसेप्शनिस्ट चौकी। क्या आप वही हैं? डॉक्टर खन्ना ने कहा था, अगर कभी एक सिया नाम की लड़की आए तो उन्हें ये लिफाफा दे दूं। रहस्यमयी लिफाफा। सिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैंने तुम्हें खो दिया है, लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि तुम मुझे एक बार जानो। मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ को खोने के डर से कभी तुम्हें अपनाने की हिम्मत नहीं की। मैं चाहता हूँ एक बार मिलूं, लेकिन जब तुम तैयार हो। पता नीचे लिखा था, हाइड लेन, हाउस नंबर 14। आमना सामना। सिया और शौर्य उस पते पर पहुंचे। दरवाज़ा खुला, एक बुजुर्ग सा सौम्य चेहरा सामने आया। डॉक्टर आदित्य खन्ना। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, कोई शब्द नहीं। आखिर आदित्य ने धीरे से कहा, सिया ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। टूटे हुए रिश्ते जुड़ने लगे। अंदर बैठकर आदित्य ने सब कुछ बताया। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत थी। उसने मुझे कभी माफ़ नहीं किया और मुझे खुद से दूर कर दिया। पर मैंने तुम्हारी हर खबर रखी। तुम्हारी हर सफलता, हर तस्वीर मेरे पास है। सिया की आंखों में आंसू थे। फिर भी आपने कभी मिलने की कोशिश नहीं की। मैं डरता था कि तुम मुझे ठुकरा दोगी। सिया ने बहुत देर बाद धीमे से कहा, शायद एक बेटी कभी पूरी नहीं होती जब तक वो अपने पिता को देख ना ले। दोनों गले लग गए। सिया का सुकून। सिया पहली बार अपने असली पिता डॉक्टर आदित्य खन्ना के घर में बैठी थी। दीवारों पर उसकी बचपन की कई तस्वीरें थीं, कुछ उसने कभी देखी नहीं थीं। आपने मेरी हर तस्वीर रखी। सिया की आंखें नम थीं। हर वो चीज़ जो तुम्हें मुझसे जोड़ती थी, वो मेरी जिंदगी थी, आदित्य ने धीमे से कहा। शौर्य चुपचाप ये पल देख रहा था। एक बेटी अपने अधूरे अतीत को पूरा कर रही थी। एक रहस्यमयी महिला। जब सिया और शौर्य अगले दिन लौटने की तैयारी में थे, तभी आदित्य ने कहा, सिया, रुक सकती हो थोड़ी देर? हाँ पापा, आदित्य थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो। वो भी तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी सौतेली बहन। सौतेली बहन का परिचय। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक खूबसूरत, शांत और समझदार लड़की अंदर आई। हाय, मैं रिया खन्ना। सिया का दिल धड़क उठा। रिया? हाँ, पापा की दूसरी शादी से। जब माँ की मौत हुई, उसके कुछ साल बाद। शौर्य और सिया दोनों अवाक थे। तो तुम जानती थी मेरे बारे में? सिया ने पूछा। रिया ने सिर हिलाया। हाँ, हमेशा, लेकिन पापा ने कहा था कि जब तक तुम खुद ना आओ, मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आ सकती। दिलों की उलझन। सिया थोड़ी असहज हो गई। मतलब, मैं अकेली नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी अकेली पली बड़ी। आदित्य ने सिया का हाथ थामा। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं चाहता था तुम्हें सब मिले, पर तुम्हारी माँ की कसम थी तुमसे कभी न मिलूं। मैंने तुम्हारे लिए भी और रिया के लिए भी गलत फैसले लिए। शौर्य और रिया की पहली बातचीत। शौर्य बाहर बालकनी में खड़ा था। रिया उसके पास आए। आप बहुत शांत हैं मिस्टर शौर्य मल्होत्रा। शौर्य हल्का मुस्कुराया। शायद इस वक्त सबसे कम बात करना सही होता है। आपकी पत्नी बहुत खास है। मेरे पापा की जिंदगी में तो वो हमेशा से ही एक खाली जगह थी, जो सिर्फ सिया भर सकती थी। शौर्य ने उसकी बात को महसूस किया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा भी दिखी। एक और रहस्य खुलता है। शाम को डिनर के बाद आदित्य ने सिया को एक पुराना एल्बम दिया।
उसमें कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और एक लिफाफा था। DNA रिपोर्ट सब्जेक्ट सिया वर्मा, रिजल्ट 99.8% मैच विद डॉक्टर आदित्य खन्ना। अदर सब्जेक्ट रिया खन्ना, रिजल्ट नो बायोलॉजिकल मैच। सिया चौंक गई। रिया मेरी बहन नहीं है। आदित्य ने सिर झुका लिया। नहीं, रिया मेरी बेटी नहीं है। वो मेरी दूसरी पत्नी के पहले पति की बेटी थी जिसे मैंने अपनाया, पर उसने कभी सच्चाई नहीं जानी। सिया का असमंजस। सिया सोच में पड़ गई। रिया जानती है या नहीं? नहीं, और मैं चाहता हूं कि ये बात उसे न बताई जाए। वो मुझे ही अपना बाप मानती है और इस सच से उसका दिल टूट जाएगा। शौर्य ने धीरे से सिया का हाथ पकड़ा। सच कभी अकेला नहीं आता, ये या तो सब जोड़ देता है या सब तोड़ देता है। रिया ओवरहियर्स एवरीथिंग। रिया पीछे खड़ी थी, उसने सब सुन लिया था। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। सिया और शौर्य जब मुड़े तो वो जा चुकी थी। रिया, सिया चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। रिया की विद्रोह भरी चुप्पी। रिया घर से बाहर एक पार्क में अकेली बैठी थी। तो मेरी पूरी पहचान एक झूठ थी। डैड, मेरे असली डैड नहीं। तभी उसका फोन बजा। अननोन कॉलर। उसने रिसीव किया। अगर तुम्हें अपनी सच्चाई जाननी है तो मुझसे मिलो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो, और साथ ही सिया की जिंदगी को कैसे तोड़ा जा सकता है। कॉल कट हो गया। माई हस्बैंड इज CEO, एपिसोड 62, बहन या दुश्मन, रिया की नई पहचान। पहचान का सवाल। रिया पूरी रात नहीं सोई। उसका मन, आत्मा और विश्वास सब कुछ टूट चुका था। डैड, जिन्हें मैंने भगवान माना, वो मेरे असली पिता नहीं। और सिया, जिसे मैंने पहली बार अपनी बहन समझा, वही असली बेटी है। उसके दिल में एक सवाल उठ रहा था, मैं कौन हूँ? सिया की बेचैनी। सिया बार बार रिया को कॉल कर रही थी। रिया, प्लीज कॉल पिक करो, हमें बात करनी है। शौर्य ने सिया को समझाया। वो इस वक्त खुद से लड़ रही है। उसे वक्त दो। नहीं शौर्य, मैं उसे यूं टूटने नहीं दूंगी। वो चाहे मेरी सगी बहन न हो, पर मेरे दिल से जुड़ गई है। रहस्यमयी कॉलर का सामना। रिया एक सुनसान पार्क में पहुंचती है, वहीं जहां से कॉल आया था। एक काली हुडी में व्यक्ति खड़ा था। तुम कौन हो? रिया ने पूछा। वो जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाएगा और सिया की नकली दुनिया तोड़ देगा। उस व्यक्ति ने एक फाइल दी। इसमें तुम्हारे असली माता पिता की पूरी जानकारी है, और वो भी है जो सिया तुमसे छिपा रही है। रिया ने कांपते हाथों से फाइल ली। फाइल का सच। रिया होटल रूम में फाइल खोलती है। एक तस्वीर, एक महिला और एक व्यक्ति, नीचे लिखा था, राधिका और प्रमोद मेहरा, रिया के असली माता पिता। एक रिपोर्ट, अडॉप्टेड बाय डॉक्टर आदित्य खन्ना आफ्टर राधिकाज डेथ इन अ कार एक्सीडेंट। गर्ल चाइल्ड, नेम चेंज टू रिया खन्ना। नीचे एक और नोट, सिया वर्मा वॉज अवेयर ऑफ दिस फाइल सिंस लास्ट 24 आवर्स। रिया की आंखों में आग सी जल उठी। सिया को पता था, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आदित्य की गलती। रिया वापस घर पहुंचती है। दरवाजा जोर से खोलकर अंदर आती है। सिया और शौर्य सामने बैठे होते हैं। रिया, तुम ठीक हो? सिया दौड़ती है। रिया पीछे हटती है। मुझसे मत छुओ। तुम्हें पता था है न कि मैं इस घर की नहीं हूं, और फिर भी मुझे बहन कहते हुए झूठ बोलती रही। सिया सन रह गई। रिया, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन डैड ने। डैड, या कहो तुम्हारे डैड, मेरे नहीं। रिया चीखी। रिया का विद्रोह। रिया अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। ग्रेटर दैन श, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी। अब मैं जान गई हूं कि मैं कौन हूं और क्या कर सकती हूं। सिया दरवाजे पर खड़ी थी। रिया, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें ऐसा लगे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। रिया ने पलटकर देखा। तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो मैं करूंगी उससे तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। एक नया गठबंधन। रिया शहर छोड़ने से पहले उस रहस्यमयी कॉलर से दोबारा मिलती है। तुम जो करना चाहती हो उसके लिए तुम्हें मदद चाहिए, और मैं वही मदद हूँ। मदद नहीं, हथियार चाहिए, ताकि मैं सिया की दुनिया को वैसे ही तोड़ सकूं जैसे मेरी टूटी है। व्यक्ति ने मुस्कराकर एक और फाइल दी। ये रही उसकी कंपनी की पुरानी केस हिस्ट्री, उसके पति की गुप्त डील्स और उसका सबसे बड़ा डर। रिया ने ठंडी मुस्कान दी। अब देखती हूँ कौन किसका अतीत है। सिया की पीड़ा। सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन दिल गवाही दे रहा था। रिया को सच बताना मेरी गलती नहीं थी, लेकिन उसे अकेला छोड़ देना मेरा पाप है। शौर्य आया और उसे गले से लगा लिया। तुमने सही किया सिया। अब जो आएगा उसका सामना हम साथ करेंगे। नई शुरुआत या साजिश की जमीन। रिया अब मुंबई लौट चुकी थी, लेकिन उसकी सोच पहले जैसी नहीं थी। एक आलीशान कॉर्पोरेट बिल्डिंग में वो एक आदमी से मिलती है। नाम अरमान राणा, बिजनेस वर्ल्ड का एक गुप्त और खतरनाक नाम। तो तुम ही हो सिया मल्होत्रा की बहन? बहन नहीं, उसकी कहानी का अधूरा पन्ना जिसे उसने जला डाला। रिया, क्या चाहती हो? सब कुछ जो उसका है, प्यार, पहचान और इज्जत। और बदले में मैं तुम्हारे दुश्मन शौर्य मल्होत्रा के खिलाफ वो करूंगी जो कोई नहीं कर पाया।
अरमान मुस्कुराया। डील फाइनल। शौर्य की कंपनी पर हमला। सिया और शौर्य अब रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक सुबह शौर्य की कंपनी के लीगल हेड का फोन आता है। सर, हमें एक पुराने फाइनेंस डील पर कोर्ट से समन मिला है। इम्पॉसिबल, वो केस क्लोज हो चुका था। शौर्य, किसी ने नया सबूत कोर्ट में दाखिल किया है। शौर्य के दिमाग में तुरंत रिया का चेहरा उभरता है। सिया की चिंता। सिया को जैसे ही खबर मिलती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। शौर्य, ये उसी फाइल की बात तो नहीं जो रिया के पास पहुंच सकती थी? एग्जैक्टली वही है। किसी ने अंदर से सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फो लीक की है। सिया की आंखों में दर्द से ज्यादा एक एहसास था। रिया, तू वाकई अब मेरी दुश्मन बन गई। रिया की मीडिया एंट्री। एक न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है। रिया खन्ना, एक नई बिजनेस आइकॉन, जिसने सिया मल्होत्रा और शौर्य मल्होत्रा पर गंभीर आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिया मीडिया के सामने आती है। मैं कभी एक ऐसे परिवार में रही जिसने मेरी असल पहचान छिपाई। अब मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगी और सच का सामना करवाऊंगी उन लोगों से जिन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। आदित्य की हालत बिगड़ती है। इस मीडिया अटैक के बाद सिया और शौर्य डॉक्टर आदित्य से मिलने लंदन जाने की सोचते हैं। लेकिन तभी कॉल आता है। डॉक्टर, आदित्य को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में हैं। सिया की सांस रुक जाती है। पापा, लंदन वापसी। सिया और शौर्य लंदन पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं अटैक स्ट्रेस के कारण आया है। रिया के मीडिया स्टेटमेंट्स ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया। सिया उनके पास बैठती है। पापा, मैं सब संभाल लूंगी, पर आप ठीक हो जाए। डॉक्टर, आदित्य बमुश्किल कह पाते हैं। रिया को मत छोड़ना, वो अंदर से टूटी हुई है, बस भटक गई है। सिया की रणनीति। सिया वापस मुंबई आती है और प्रेस के सामने स्टेटमेंट देती है। मुझे नहीं पता रिया को कौन उकसा रहा है, लेकिन मैं उसे अब भी अपनी बहन मानती हूँ और हर आरोप का कानूनी जवाब दूंगी, लेकिन नफरत से नहीं, सच्चाई से। इस स्टेटमेंट से रिया बौखला जाती है। तू अभी भी बहन का दिखावा कर रही है। देखना सिया, अगला हमला तेरे दिल पर होगा। अगला हमला अनाया। रिया अब अगला प्लान बनाती है। सिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी अनाया। वो अरमान से कहती है, मुझे उसकी बेटी चाहिए, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। मैं बस उसे दिखाना चाहती हूँ कि असली दर्द क्या होता है। अरमान चौंकता है। तुम ये खेल बहुत आगे ले जा रही हो, अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। रिया की आंखों में पागलपन झलकता है। स्कूल से लौटती अनाया और गायब। सिया स्कूल के बाहर खड़ी होती है, लेकिन बस नहीं आती। फोन आता है, आपकी बेटी हमारे पास है, अगर उसे दोबारा देखना चाहती हैं तो शौर्य को कंपनी से रिजाइन करने को कहो। सिया की चीख निकल जाती है। अनाया। एपिसोड 63, माँ बनाम बहन। सिया का टूटता धैर्य। सिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अनाया, मेरी बच्ची। शौर्य तुरंत सिया के पास आया। उसने कॉल वापस डायल करने की कोशिश की। स्विच्ड ऑफ। सिया जोर से चिल्लाए, शौर्य, हमें अनाया को खोजना होगा अभी। मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। शौर्य ने फ़ोन निकाला, लेकिन तभी दूसरा कॉल आया। पुलिस को बताया तो तुम्हारी बेटी कभी नहीं मिलेगी, सिर्फ तुम्हारी कंपनी से इस्तीफा चाहिए और सिया की तरफ से मीडिया में एक माफ़ीनामा, तब शायद हम तुम्हारी बेटी लौटा दें। रिया का हौसला। रिया एक गाड़ी में बैठी दूर से देख रही थी। ये वही दर्द है जो मुझे दिया गया था, अब सिया इसे महसूस करेगी। उसके साथ बैठा था वही शख्स, अरमान राणा। तुम जानती हो कि ये खेल अब गैर कानूनी हो गया है रिया। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिया को अब हर उस पल का हिसाब देना होगा जब उसने मुझे झूठ में रखा। लेकिन रिया की आंखों में कहीं एक पल का पछतावा भी झलकने लगा था। पुलिस और पावर। शौर्य अपनी लीगल टीम और सिक्योरिटी हेड को बुलाता है। हमें पुलिस की मदद नहीं लेनी, लेकिन अपना नेटवर्क एक्टिव करना होगा। हर सीसीटीवी, हर ट्रैफिक सिग्नल, मुझे अनाया की आखिरी मूवमेंट चाहिए। सिया चुप थी, पर उसकी आंखों में ज्वाला थी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं खुद अपना दुश्मन बन जाऊंगी। अनाया की हालत। एक अंधेरे कमरे में अनाया डरी सहमी बैठी थी। वो रो रही थी। मम्मा, पापा। एक औरत ने उसके पास आकर खाना रखा। तुम्हारी मम्मा तुम्हें लेने आएंगी, तब तक यहाँ शांति से रहो। अनाया ने कुछ नहीं खाया, बस तस्वीर को देखा जो उसने सीने से लगा रखी थी, सिया की। रिया का टकराव। रात को रिया उस जगह जाती है जहां अनाया को रखा गया है। जैसे ही वो कमरे में पहुंची, अनाया ने उसे देखा। आप मम्मा की बहन हैं ना? रिया के कदम रुक गए। मम्मा कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं। उसके अंदर कुछ टूट गया। मैं। लेकिन तभी पीछे से अरमान आ गया। रिया, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं, चलो। रिया अनाया की आंखों से नजरें चुराकर चली गई, लेकिन उसका चेहरा साफ बता रहा था, दिल में युद्ध शुरू हो चुका है। सिया की चाल। सिया को अब यकीन हो चुका था, इस सब के पीछे रिया का हाथ है। वो जो भी सोच रही है, उसे लगा मैं सिर्फ चुप रहूंगी, लेकिन अब ये माँ जंग लड़ेगी।
उसने प्रेस को एक स्टेटमेंट दिया, अगर मेरी बेटी सुरक्षित है तो मैं वो सब करूंगी जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है। साथ ही उसने खुद अपनी गाड़ी उठाई और रिया के पुराने अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। पहला सुराग, सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि रिया एक संदिग्ध गाड़ी में बैठकर जा रही है, जो बाद में वही गाड़ी निकली जिसमें अनाया को ले जाया गया था। शौर्य ने मुट्ठी भींची, अब वक्त है अपनी बेटी को वापस लाने का। रिया की अंतरात्मा। रिया होटल के कमरे में अकेली बैठी थी। वो बार बार अनाया की बातें याद कर रही थी। आप मम्मा की बहन हैं ना? मम्मा कहती हैं आप बहुत अच्छी हैं। उसने शीशे में खुद को देखा। क्या मैं सच में इतनी बुरी बन गई हूँ? क्या मेरा गुस्सा मेरी मासूमियत को निगल गया है? उसकी आंखों में आंसू थे। पर तभी फोन बजा। अरमान राणा। रिया, अब कंपनी पर भी वार करना है। शौर्य ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। तैयार हो? रिया चुप रही। रिया का अपराध बोध। रिया के कमरे में अंधेरा था लेकिन उसके मन में तूफान। वो बार बार अनाया की मासूम आंखें याद कर रही थी। अगर मैं राक्षस बन चुकी हूँ तो फिर अनाया की मासूमियत क्यों मेरे दिल को तोड़ रही है? वो फिर अरमान को कॉल करती है। मैं नहीं कर सकती ये सब। अब पीछे हटना आसान नहीं रिया। तुम इस जाल में आ चुकी हो, पर मैं किसी मासूम बच्चे की वजह से अपनी आत्मा नहीं बेच सकती। तुम्हें फैसला करना होगा, बदला या पछतावा। फोन कट गया। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर बहन जाग चुकी थी। सिया की खुली चुनौती। सिया ने प्रेस में एक लाइव कॉन्फ्रेंस बुलाई। मैं आज अपनी बेटी के लिए सबके सामने एक सवाल रखती हूँ। क्या हम इतनी नफरत में जी रहे हैं कि बच्चों को भी उसका शिकार बना दें? जो भी मेरी बेटी को लेकर गया है उसे मैं वादा करती हूँ, तुम्हारा डर मेरे हौसले के आगे टूट जाएगा। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पर देख रही रिया कांप उठी। मुझे अनाया को वापस ले जाना होगा अभी। अनाया की वापसी की योजना। रिया उस जगह पहुंची जहां अनाया को रखा गया था। गेट पर सिक्योरिटी तैनात थी, लेकिन रिया जानती थी वो रास्ता जो कभी बहन तक जाता था अब उसकी आत्मा तक पहुंच रहा है। वो चुपचाप अंदर गई, गार्ड को धोखे से बाहर बुलाया और अनाया के पास पहुंच गई। मम्मा, मैं तुम्हें घर लेकर चल रही हूँ बेटा। क्या मम्मा नाराज होंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, और मुझसे भी, शायद अब भी। शौर्य का एक्शन मोड। शौर्य और सिया अब उस गाड़ी को ट्रेस कर चुके थे जिसमें अनाया को बैठाया गया था। सुरक्षा टीम ने लाइव लोकेशन सिया को दिखाए। ये लोकेशन, ये तो शहर से बाहर है। वहीं चलो अभी। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, जगह खाली थी। रिया की मदद। रिया एक टैक्सी में अनाया को लेकर शहर से बाहर निकल रही थी। उसने एक पुराना कॉन्टैक्ट एक्टिवेट किया, सीमा आंटी, सिया की माँ की पुरानी दोस्त। मैं अनाया को सीमा आंटी के पास छोड़ूंगी, वहां से सिया खुद ले जाएगी। लेकिन तुम? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। मैं वहीं लौटूंगी जहां से आई थी, अपने अपराध को स्वीकारने। अनाया घर लौटती है। सीमा आंटी खुद सिया को कॉल करती हैं। सिया, अनाया मेरे पास है। बिल्कुल ठीक है। सिया रोते हुए, आपको कैसे मिली? रिया लाई थी और अब जा चुकी है। सिया ने फोन नीचे रखा। रिया, तूने मेरी दुनिया वापस लौटा दी। रिया का आत्मसमर्पण। रिया ने खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं ही थी जिसने अनाया का अपहरण कराया, लेकिन अब मैं उसे सुरक्षित वापस भेज चुकी हूँ। जो सजा बनती है दीजिए, लेकिन अब मुझे अपनी आत्मा का बोझ हल्का करना है। शौर्य और सिया को जैसे ही ये खबर मिली, सिया थम सी गई। जेल में मुलाकात। सिया रिया से मिलने जेल जाती है। दोनों आमने सामने बैठती हैं। चुप्पी। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी सिया, क्योंकि माफ़ी से कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगी, तूने जब मुझे बहन कहा था मैं उस शब्द की कीमत नहीं समझी थी। अब समझ आई है। सिया की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी बहन को खोया नहीं था, बस रास्ता भटक गया था। अब जब तू लौट आई है तो चल फिर से शुरू करते हैं। रिया की आंखों से आंसू टपक पड़े। कोर्ट फैसला। कोर्ट में रिया को 3 महीने की सजा दी जाती है, परोल के साथ, क्योंकि उसने बच्चे को सुरक्षित लौटाया और खुद आत्मसमर्पण किया। जज ने कहा, कभी कभी सबसे बड़ी सजा होती है खुद को माफ करना। अंत या नई शुरुआत। रिया जेल से निकलते हुए सिया और शौर्य को सामने देखती है। सिया ने हाथ बढ़ाया, अब घर चलें। रिया धीमे से मुस्कराए, हाँ, घर, जहां बहनें दुश्मन नहीं होती। एपिसोड 64, अतीत की दस्तक। शौर्य का पुराना रिश्ता। एक शांत सुबह और एक खत। सिया बगीचे में बैठकर चाय पी रही थी। अनाया उसके पास खेल रही थी। रिया अब उनके साथ ही रह रही थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। सब कुछ सामान्य था या दिख रहा था। तभी नौकर ने एक लिफाफा ला कर दिया। मैडम, ये आपके नाम कोई खास डिलीवरी है। सिया ने लिफाफा खोला। उसमें एक फोटोग्राफ और एक नोट था। क्या आप अपने पति को अच्छे से जानती हैं, या फिर सिर्फ उनका वो चेहरा देखा है जो उन्होंने आपको दिखाया? टाशा। तस्वीर का रहस्य। सिया ने ध्यान से तस्वीर देखी। उसमें शौर्य था, एक लड़की के साथ, बहुत करीब। उनकी आंखों में एक रिश्ता झलक रहा था।
तस्वीर बहुत पुरानी थी, पर उसकी चमक आज भी सिया की आंखों में चुभ गई। ताशा कौन है? और ये तस्वीर किसने भेजी? रिया ने देखा तो चौंक गई। ये तो लंदन की किसी पार्टी की तस्वीर लगती है। सिया की आंखों में उलझन थी, लेकिन शौर्य को बिना सुने वो कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। शौर्य का सामना। शाम को जब शौर्य घर लौटा, सिया ने उसे तस्वीर दिखा दी। शौर्य एक पल के लिए चुप रह गया। ये कौन है? शौर्य। शौर्य ने आंखें बंद कीं। ये ताशा कपूर है। वो मेरी पहली फाइनेंस हेड थी जब मैंने कंपनी की शुरुआत की थी। हम दोस्त थे और कुछ वक्त तक करीब भी। सिया ने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुमने मुझसे ये सब कभी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने कभी ये ज़रूरी नहीं समझा। ताशा अब मेरे अतीत का हिस्सा है, कोई मायने नहीं रखती। रिया की शंका। रिया ने बात सुनने के बाद सिया को एकांत में ले जाकर कहा, दीदी, मैं समझती हूँ कि अतीत सबका होता है, लेकिन जिसने तुम्हारे पति का नाम लेकर तुम्हें तस्वीर भेजी उसका मकसद कुछ और है। हमें जानना होगा कि ताशा अब वापस क्यों आई है। सिया ने हामी में सिर हिलाया। ताशा की वापसी। अगली सुबह शौर्य की कंपनी में एक नई अपॉइंटमेंट की घोषणा होती है। ताशा कपूर, स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट, यूके मुंबई एक्सपेंशन। सिया जैसे ही ये खबर पड़ती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। शौर्य ने बताया भी नहीं कि वो फिर कंपनी में वापस आ रही है। शौर्य ने सिया को कॉल किया। सिया, मुझे अभी अभी पता चला बोर्ड ने उसे यूके से भेजा है। मेरे मना करने के बावजूद भी। सिया का दिल कह रहा था, कुछ तो गलत है। ताशा की पहली मुलाकात। ताशा अब एक प्रभावशाली और आकर्षक महिला बन चुकी थी। जब वो शौर्य के ऑफिस में दाखिल हुई, वहां हर निगाह उसी पर थी। शौर्य ने उसे देखकर कहा, तुम्हारा मकसद क्या है ताशा? मकसद बिजनेस एक्सपेंशन और शायद अधूरी बातें पूरी करना। शौर्य की आंखों में गुस्सा था। जो अधूरा था वो खत्म हो चुका है। क्या वाकई? ताशा ने मुस्कराकर कहा। ताशा और सिया आमने सामने। शाम को सिया और ताशा की पहली भिड़ंत होती है। एक फंडरेजर इवेंट में दोनों आमने सामने आ खड़ी होती हैं। मिसेस मल्होत्रा, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन क्या आप उतनी ही समझदार भी हैं? सिया मुस्कराए। खूबसूरती और समझदारी का मेल ही मुझे शौर्य मल्होत्रा की पत्नी बनाता है। ताशा ने गिलास उठाया। फिर संभालिए उन्हें, क्योंकि पुरानी चीज़ें कभी कभी लौट कर आती हैं, और कई बार वापस छीनने के लिए। सिया का असमंजस। सिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। एक ओर ताशा की बातें गूंज रही थीं, पुरानी चीज़ें लौट भी सकती हैं छीनने के लिए। दूसरी ओर शौर्य का चेहरा, जिसने हर बार उसे यकीन दिया था। क्या मैं शौर्य पर पूरी तरह भरोसा कर सकती हूँ? रिया कमरे में आती है। दीदी, आप ठीक हैं? सिया ने सिर झुका लिया। अगर ताशा का अतीत सिर्फ अतीत होता तो वो तस्वीरें और बातें भेजकर आज हमें तोड़ने की कोशिश नहीं करती। ताशा का नया वार। अगले दिन ताशा ने एक इंटरव्यू दिया जो वायरल हो गया। शौर्य मल्होत्रा एक शानदार बिजनेस पार्टनर रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा। हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं मिला, लेकिन कुछ जज्बात नाम के मोहताज नहीं होते। ये सुनते ही मीडिया में हलचल मच गई। सिया ने वो वीडियो देखा और कांपती हुई बोली, ये औरत अब सिर्फ नाम नहीं, मेरी इज्जत भी छीनना चाहती है। शौर्य का रिएक्शन। शौर्य उस इंटरव्यू को देखकर गुस्से में फाइलें पटक देता है। इनफ इज इनफ। वो ताशा के ऑफिस पहुंचता है। ये क्या तमाशा था? सच छिपाने से नहीं मिटता शौर्य। मैंने सिर्फ अपनी भावनाएं जाहिर की हैं। झूठ तो तुमने बोला है अपनी बीवी से। मेरे और सिया के बीच जो है वो तुम्हारी कल्पना से बाहर है। तुम्हारा अतीत होना एक बात थी, लेकिन अब तुम मेरा वर्तमान बिगाड़ने आए हो। ताशा का ब्लैकमेल। ताशा मुस्कुराकर शौर्य को एक फाइल थमाती है। अगर मैं चाहूं तो इस फाइल से तुम्हारी कंपनी के विदेशी एसेट्स सीज करवा सकती हूं। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा नाम, तुम्हारा साथ, कुछ वक्त के लिए। नो वे। शौर्य गुर्राया। फिर देखना तुम्हारी परफेक्ट लाइफ कितनी जल्दी चकनाचूर होती है। सिया का आत्मबल। रिया सिया को समझाती है, दीदी, ताशा चाहती है कि आप टूटें, पर अगर आप मजबूत रहीं तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। सिया ने मुस्कराकर सिर उठाया। ताशा ने मेरी शादी पर उंगली उठाई है, अब मैं जवाब दूंगी अपने अंदाज में। एक फंडरेजर पार्टी और सिया का पलटवार। सिया खुद एक मीडिया इवेंट होस्ट करती है, विमेन विद डिग्निटी नाम से। स्टेज पर आकर उसने माइक उठाया। प्यार में अतीत होना गलत नहीं, लेकिन उस अतीत को आज में जहर घोलने देना सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं सिया मल्होत्रा अपने पति पर आज भी उतना ही विश्वास करती हूँ जितना पहले दिन किया था, और ताशा कपूर जैसी औरतें उस विश्वास को तोड़ नहीं सकती, सिर्फ खुद को खो बैठती हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ताशा की हार। ताशा टीवी पर सिया का भाषण देखकर चुप बैठी थी। अरमान राना उसके पीछे आता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ ताशा। अभी नहीं, मेरे पास एक आखिरी चाल है, एक ऐसा सच जो सिया को बर्बाद कर देगा। एक चौंकाने वाला दस्तावेज। ताशा एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकालती है।
पेशेंट नेम सिया खन्ना, आर्टिफिशियल कंसेप्शन अटेम्प्ट ईयर 20XX, रिजल्ट फेल्ड, सरगसी रिकमेंडेड। वो रिपोर्ट एक लेटर के साथ पैक करती है। शौर्य नेवर टोल्ड यू हु अनायाज रियल मदर इज, और इसे भेजती है सिया के नाम। सिया को पार्सल मिलता है। सिया दरवाजे पर एक पैकेट लेती है। रिया साथ खड़ी होती है। जैसे ही वो लिफाफा खोलती है, उसमें रखी मेडिकल रिपोर्ट और नोट पढ़ते ही सिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। शौर्य ने मुझसे ये भी छिपाया। एपिसोड 65, सच का सामना, अनाया कौन है? सिया की खामोश चीख। सिया बेड पर बैठी थी। उसके हाथों में थी वो रिपोर्ट। पेशेंट सिया खन्ना, IVF फेल्ड, सरगसी रिकमेंडेड। शौर्य ने मुझे कभी बताया तक नहीं। उसका दिल धड़कना बंद कर चुका था, पर सांसें तेज थीं। रिया दौड़कर आई। क्या हुआ दीदी? सिया ने सिर्फ रिपोर्ट दिखा दी। रिया को कुछ समझने में देर नहीं लगी। उसने सिया को गले से लगा लिया। शायद अब वो पला गया है जब आपको शौर्य से सच खुद जानना होगा। शौर्य का सामना। शौर्य ऑफिस से लौटता है। जैसे ही सिया उसे देखती है, उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, ये क्या है? शौर्य एक पल के लिए जम जाता है। तुम्हें ये कब मिला? ताशा ने भेजा। और अगर ये सच है तो तुमने मुझसे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया। शौर्य ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। सिया, मैं बताने वाला था कई बार, पर हर बार डर गया, कहीं तुम ये जानकर टूट न जाओ। पूरा सच। शौर्य ने सिया का हाथ थामा। सालों पहले जब तुम लंदन में बीमार थीं और डॉक्टर ने कहा कि कंसीव करना मुश्किल है, तब हमने कई बार IVF ट्राई किया, लेकिन सब फेल हो गया। और तब डॉक्टर ने कहा कि अगर हमें बच्चा चाहिए तो सरोगेसी ही रास्ता है। सिया की आंखें भर आईं। तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? शौर्य, मैंने तुम्हें उस समय तकलीफ में देखा था, तुम्हारा टूटना देखा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को अधूरा महसूस करो। तो अनाया हमारी बेटी है। उसकी कोख किसी और ने दी, लेकिन खून मेरा है और प्यार सिर्फ तुम्हारा। ताशा की चाल का अंत। रिया ने ताशा को कॉल किया। तुम्हें लगता है ये रिपोर्ट भेजकर तुम जीत जाओगी? मैंने सिर्फ सच भेजा है ताशा। तुमने एक माँ और बेटी के रिश्ते पर उंगली उठाई है। जो माँ दिल से बच्ची को जन्म देती है, उसे कागज़ की रिपोर्ट से नहीं हराया जा सकता। ताशा ने फ़ोन काट दिया, लेकिन अंदर से वो खुद हिल चुकी थी। सिया का फैसला। रात को सिया अनाया के पास जाती है। बेटी सो रही थी, पर सिया उसकी उंगलियां पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ़ करना मेरी बच्ची, मुझे ये सब जानने में देर हो गई, लेकिन प्यार कभी कम नहीं था। अब मैं किसी भी सच को हमसे अलग नहीं होने दूंगी। एक चिट्ठी ताशा के नाम। अगली सुबह ताशा को एक लिफाफा मिलता है। तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उस औरत से बनी हूं जो टूटकर भी बिखरती नहीं। अनाया मेरी बेटी है, कागज़ के एक टुकड़े से उसका रिश्ता मुझसे खत्म नहीं होता। तुम्हारी सिया मल्होत्रा। ताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार खुद से कहा, शायद अब मुझे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। सन्नाटे के बाद एक नया खत। सिया और शौर्य अब एक बार फिर करीब आ चुके थे। एक दूसरे का हाथ थामकर उन्होंने अनाया को स्कूल छोड़ने का वादा किया। शाम को जब वे घर लौटे, एक नौकर ने शौर्य को एक लिफाफा थमाया। सर, किसी अनजान व्यक्ति ने ये आपको सौंपा है। उसने सिर्फ एक नाम बोला, आर्या। शौर्य के चेहरे पर अचानक एक परछाई दौड़ गई। आर्या। उसने लिफाफा खोला। खत का रहस्य। खत में सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारा सच तुम्हें आराम से जीने नहीं देगा शौर्य। मैं लौट आया हूँ उस वक्त का हिसाब लेने जो तुमने मुझसे छीन लिया। और नीचे एक हस्ताक्षर ए। शौर्य के चेहरे पर पसीना आ गया। सिया ने पूछा, कौन है ये आर्या? शौर्य ने धीरे से कहा, वो कोई है जो मर चुका था, या मैंने यही सोचा था। फ्लैशबैक। आर्या कौन था? 8 साल पहले शौर्य अपनी कंपनी के को-फाउंडर आर्या शर्मा के साथ मिलकर बिजनेस चला रहा था। दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे आर्या कंपनी की पॉलिसी में गड़बड़ियां करने लगा। एक दिन शौर्य ने उसकी हरकतें पकड़ ली। कंपनी के फंड्स गायब थे। आर्या, ये तुम क्या कर रहे हो? जो मुझे हक से मिलना चाहिए था वो मैंने खुद ले लिया। बात इतनी बड़ी कि शौर्य ने आर्या को कंपनी से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद खबर आई, आर्या की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वापसी का डर। शौर्य की आंखें गुस्से और झुंझलाहट से लाल हो गईं। अगर आर्या जिंदा है तो वो सिर्फ बदला लेने आया है, और वो ताशा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सिया उसके पास आए। शौर्य, जो कुछ हुआ वो तुम्हारी मजबूरी रही होगी, पर अगर तुम्हारा अतीत लौट आया है तो इस बार हमें साथ लड़ना होगा। रिया को मिलते हैं सुराग। रिया अपने पुराने प्रेस कॉन्टैक्ट से पूछताछ करती है। एक पुराने रिपोर्टर ने उसे बताया, आर्या शर्मा का कोई शव कभी नहीं मिला था। गाड़ी जली थी, लेकिन पहचान के लिए सिर्फ उसका पस मिला था। हो सकता है किसी ने जानबूझकर उसकी मौत का नाटक रचा हो। आर्या की परछाई। शौर्य को ऑफिस के पास एक काली कार खड़ी दिखी। जैसे ही उसने उस कार के पास जाने की कोशिश की, एक शख्स ने उसे दूर से देखा और मुस्कुराया।
तुमने मुझे मिटा दिया था शौर्य, अब मैं तुम्हें उसी आग में जलाऊंगा। उस शख्स ने टोपी और चश्मा पहन रखा था, लेकिन उसकी आवाज़ वही थी जो शौर्य ने वर्षों पहले सुनी थी। एक और धमकी, शाम को घर में एक और लेटर डिलीवर होता है, इस बार सिया के नाम। अगर तुमने शौर्य को नहीं रोका तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा भविष्य निगलने आ रहा है। सिया का फैसला। सिया इस बार घबराई नहीं। उसने शौर्य का हाथ पकड़ा और बोली, हमने पहले भी साजिशों का सामना किया है, अब भी करेंगे, लेकिन अब हमें उस शख्स को सामने लाना होगा, चाहे कुछ भी हो। पुलिस में शिकायत। शौर्य पुलिस कमिश्नर के पास जाकर सारी कहानी बताता है। कमिश्नर का जवाब चौंकाने वाला होता है। आप जैसे बड़े बिजनेस टायकून का दुश्मन अगर जिंदा है और बदले की मंशा रखता है तो हमें सुरक्षा बढ़ानी होगी, पर अगर आप चाहें तो हम उसका एनकाउंटर भी प्लान कर सकते हैं। शौर्य ने इनकार किया, नहीं, मैं आर्या से खुद मिलना चाहता हूं, एक आखिरी बार उस अधूरी लड़ाई को खत्म करने के लिए। एक मीटिंग की योजना। आर्या ने शौर्य को एक मैसेज भेजा, तैयार रहो, अब बारी तुम्हारी है जलने की। कल रात 9 बजे पुरानी फैक्ट्री में मिलो, अकेले आना। सिया बोली, तुम अकेले नहीं जाओगे, या तो हम दोनों जाएंगे या कोई नहीं। एपिसोड 66, फैक्ट्री ऑफ फायर, जब दोस्त दुश्मन बन जाए। फैक्ट्री की रात। रात के ठीक 9 बजे एक पुरानी और वीरान फैक्ट्री के बाहर काली एसयूवी रुकती है। गेट पर जंग लगी जंजीरें हैं, हवा में जले लोहे की गंध तैर रही है। शौर्य कार से उतरता है, अकेला नहीं, उसकी पीछे सिया छुपी खड़ी है, रिया और पुलिस की टीम कुछ दूरी पर। सिया धीरे से, अगर कुछ भी गलत हुआ मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी शौर्य। शौर्य फैक्ट्री के अंदर दाखिल होता है। आमना सामना, अंदर चारों ओर अंधेरा है, एक टॉर्च की रोशनी और धीरे धीरे आती एक परछाई। आर्या, अब वो पहले जैसा मासूम नहीं दिखता, चेहरे पर घाव का निशान, आंखों में जहर और होठों पर हल्की मुस्कान। आर्या, 8 साल बाद मिला है तू। शौर्य, कैसा लगा? तेरे खून का रंग अभी भी लाल ही है। शौर्य, मैं किसी को मारने नहीं आया। आर्या, मैं जानना चाहता हूं कि तू जिंदा क्यों है और लौटकर क्या चाहता है। आर्या हंसते हुए, तू चाहता है कि मैं सिर्फ जवाब दूं, और मैं चाहता हूं कि तू सब कुछ खो दे जैसे मैंने खोया था। आर्या की कहानी। आर्या पुराना बैग खोलता है और उसमें से एक पुराना पेपर निकालकर शौर्य की ओर उछालता है। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, आर्य शर्मा टू शौर्य मल्होत्रा। आर्या, मुझे मजबूर किया गया था शौर्य, तेरे कहने पर नहीं, तेरे ऊपर बैठे बड़े लोगों के कहने पर। मुझे कंपनी से निकाला गया, मेरा नाम मिटाया गया, और फिर मेरी मौत का झूठा सीन रचाया गया। शौर्य, तू गलत कर रहा था। आर्या, कंपनी का पैसा तुमने चुराया था। आर्या, चुराया नहीं, वापस लिया था, जो मेरा था, लेकिन अब मैं सिर्फ पैसे नहीं चाहता, मैं तेरा सब कुछ चाहता हूँ। फैक्ट्री में धमाका। बातचीत के बीच आर्या एक बटन दबाता है और फैक्ट्री के एक कोने में विस्फोट होता है। सीमेंट की दीवार ढह जाती है। आर्या, ये तो सिर्फ शुरुआत है, हर एक धमाके से तेरा अतीत तेरे वर्तमान को नष्ट करेगा। सिया दौड़कर अंदर आती है। सिया, बस करो आर्या। आर्या उसे देखकर मुस्कराता है, तो ये है वो रानी जिसके लिए तूने मुझे धोखा दिया। सिया की बहादुरी। सिया आगे बढ़कर आर्या के सामने खड़ी हो जाती है। सिया, तू बदले के नाम पर जो कर रहा है वो सिर्फ पागलपन है। तू एक बार दोस्त था, लेकिन अब तू सिर्फ एक परछाई है जिसे अब रोशनी नहीं चाहिए, सिर्फ अंधेरा। आर्या गुस्से में, मुझे मत समझाओ सिया, मैंने वो सब खोया जो मेरा था। सिया, तू खुद को भगवान समझ बैठा है, लेकिन याद रख, जो खुद आग लगाता है वो सबसे पहले जलता है। पुलिस की एंट्री। बाहर छुपी हुई रिया ने सिग्नल दिया और पुलिस फोर्स फैक्ट्री में घुस जाती है। कमांडर आर्या शर्मा, आपने आत्मसमर्पण नहीं किया तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। आर्या हंसते हुए, क्या तुम सच में सोचते हो मैं इतनी आसानी से पकड़ में आ जाऊंगा? वो एक धुएं के बम में गायब हो जाता है। चारों ओर कोहरा छा जाता है और आर्या एक बैक डोर से निकल भागता है। भागा हुआ भूत। बाहर आकर पुलिस केवल आर्या की कार देखती है, वो पहले ही बाइक से भाग चुका होता है। शौर्य गुस्से में जमीन पर मुक्का मारता है। शौर्य, मैं उसे फिर से खो नहीं सकता, इस बार उसे रोकना होगा। सिया उसका हाथ पकड़ती है, और इस बार हम साथ में रोकेंगे। एक नया सबूत। रिया को फैक्ट्री में एक ड्राइव मिलती है जिसे आर्या गिराकर भाग गया था। ड्राइव खोलते ही उसमें कुछ गुप्त फाइलें होती हैं, मल्होत्रा कंपनी की ओल्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ हाई प्रोफाइल बिजनेस डील्स के ईमेल्स और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। शौर्य, तू सोच भी नहीं सकता तेरे आसपास कौन तेरे दुश्मन हैं। ऑडियो में किसी तीसरे व्यक्ति की आवाज़ भी सुनाई देती है। ड्राइव की गूंज। रिया लैपटॉप पर यूएसबी ड्राइव खोल रही थी। ऑडियो फाइल धीरे धीरे प्ले हुई। ग्रेटर दैन आर्या की आवाज़, शौर्य, तू सोच भी नहीं सकता तेरे आसपास कौन तेरे दुश्मन हैं। और फिर एक दूसरी आवाज़,
बस वक्त आने दो, जब वो पूरी तरह से बिखर जाएगा, तब हम उसके साम्राज्य को अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। सिया और शौर्य दोनों चौंक गए। सिया, ये दूसरी आवाज़ किसकी है? ये तो जानी पहचानी लगती है। रिया ने चेहरे पर तनाव लाते हुए कहा, मुझे शक है, ये आवाज़ कृष शाह की हो सकती है। कृष शाह कौन है? कृष शाह मल्होत्रा ग्रुप का चीफ लॉ डिपार्टमेंट हेड, शौर्य का बहुत पुराना साथी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबसे ताकतवर नामों में से एक। शौर्य, कृष, नामुमकिन है, वो मेरे साथ 15 सालों से है। वो तो मेरा बड़ा भाई जैसा है। रिया, यही तो सबसे बड़ी चाल है। असली गद्दार वही होता है जो विश्वास के पीछे छुपा हो। ऑफिस में एक प्लान। शौर्य ने कृष को अपने ऑफिस में बुलाया। कृष मुस्कराते हुए आया। शौर्य भाई, आपने बुलाया? मैं सोच रहा था आजकल आप थोड़ा परेशान हैं। शौर्य ने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए कहा, हाँ, कुछ डील्स पर आपका गाइडेंस चाहिए। पुराने डॉक्यूमेंट्स और बोर्ड फैसलों पर बात करनी है। कृष आराम से बैठ गया, लेकिन रिया पहले से कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस एक्टिव कर चुकी थी। शौर्य ने बातों बातों में एक वाक्य कहा, याद है जब हमने आर्या को कंपनी से हटाया था, कितना मुश्किल फैसला था ना? कृष एक पल के लिए चुप रहा। हाँ, पर तुम्हारे लिए जरूरी था, वरना तुम्हारा साम्राज्य कैसे बनता? शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। एक और धमाका। शाम होते होते कंपनी के एक पुराने गोदाम में ब्लास्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखी, वही शख्स जो आर्या की तरह चलता था। रिया, आर्या बार बार कंपनी के गोपनीय स्थानों को निशाना बना रहा है। कोई उसे अंदर की जानकारी दे रहा है। अब शक और गहरा हो चुका था। कृष की पोल खुलती है। रिया ने पुरानी मेल्स खंगालना शुरू की और उसे मिला एक अजीब सा मेल बोर्ड मीटिंग से 2 दिन पहले का, जिसे कृष ने एक्सटर्नल लीगल ऑडिट नाम से फॉरवर्ड किया था। लेकिन उस ईमेल का आईपी पता बैंकॉक का था और वही तारीख थी जब आर्या बैंकॉक में मौजूद था। रिया, कृष और आर्या लगातार संपर्क में हैं। सिया, तो असली मास्टरमाइंड कृष है और आर्या उसका मोहरा। आर्या का असमंजस। दूसरी ओर एक होटल के कमरे में आर्या कृष से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। आर्या, मैंने शौर्य को बर्बाद करने की कसम खाई है, लेकिन कभी कभी लगता है वो गलत नहीं था। कृष, अब अगर पीछे हटे तो तू भी सब कुछ खोएगा। या तो खत्म कर दे या खुद खत्म हो जा। आर्या की आंखें डगमगाईं। उसे लगने लगा कि शायद उससे कोई और खेल खेल रहा है। एक फाइनल प्लान शौर्य और सिया ने तय किया। अब वक्त है कृष को उसी के जाल में फंसाने का। एक नकली बोर्ड मीटिंग प्लान होती है जिसमें एक बड़ी फेक डील की चर्चा होनी है। अगर कृष सच में आर्या के साथ है तो वो उस डील की जानकारी जरूर फॉरवर्ड करेगा। रिया ने ट्रैप सेट किया। मेल सबक, वायर टैपिंग, सब कुछ। कृष का फंसना। जैसे ही डील की मेल इंटरनल भेजी गई, 15 मिनट के भीतर वह मेल थाईलैंड के एक नंबर पर फॉरवर्ड हो गई। आईपी ट्रेस, मेल हेडर, फॉरवर्डिंग यूजर krish.shahalt@malhotragroup.com। शौर्य, अब हमारे पास उसका चेहरा भी है और सबूत भी। आर्या का पछतावा। आर्या को जैसे ही मेल मिला उसने पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइकून 500 CR ट्रांसफर वायर ज़्यूरिख। उसे एहसास हुआ कि ये नकली है और कृष ने उसे फिर से इस्तेमाल किया। आर्या, तो मैं सिर्फ एक मोहरा था। उसने फ़ोन उठाया और शौर्य को कॉल किया। आर्या, मुझे मिलना है, अकेले, अब की बार सच्चाई के लिए। अंत्या शुरुआत। अगली सुबह सिया और शौर्य पार्क में बैठकर बात कर रहे थे। सिया, जो भी हो, अब इस लड़ाई का अंत आना चाहिए। शौर्य, हाँ, लेकिन शायद ये अंत नहीं, बल्कि उस धोखे की शुरुआत है जो सालों से हमारे आसपास रहा है। एपिसोड माफी या मकसद, आर्या का आखिरी दांव। एक नया मिलन। सुबह सुबह शौर्य अकेले एक पुराने चर्च में पहुंचा। वहीं आर्या उसका इंतजार कर रहा था, सादा कपड़ों में, थका हुआ, पर आंखों में कोई हलचल नहीं थी। शौर्य, तूने बुलाया, मैं आ गया। अब बताओ आर्या, इस बार कौन सी चाल है? आर्या, कोई चाल नहीं शौर्य, अब बस सच बाकी है। और माफी, अगर तू सुन सको तो। शौर्य अविश्वास से देखता है। आर्या की सच्चाई। ग्रेटर दैन आर्या, मैं मानता हूँ मेरा लालच था, बदले की आग में मैंने बहुत कुछ जला दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कृष मुझे अपने खेल का हिस्सा बना देगा। शौर्य, तो अब जब उसका खेल तुम्हारे ऊपर पलट गया है, तुम्हें मेरी जरूरत है। आर्या धीरे से, नहीं, मुझे सिर्फ अपना बोझ हल्का करना है, ताकि जब मैं अगली बार आईना देखूं तो खुद को इंसान समझ सकूं। आर्या का कबूलनामा। आर्या ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें सब कुछ है, कृष के प्लान, फंड ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, ऑडियो कॉल्स। तू ये पुलिस को दे सकता है या प्रेस को, तेरी मर्जी। शौर्य ने ड्राइव ली, पर उसकी आंखों में एक सवाल अभी भी था। शौर्य, तू ये सब किस भरोसे दे रहा है? आर्या, क्योंकि तू वही आदमी है जिसने कभी मुझसे दोस्ती की थी, और मैं चाहता हूं कि शायद मेरी बेटी मुझे माफ कर सके। कृष की चिंता। दूसरी तरफ कृष अपने ऑफिस में बेचैन था। वो बार बार अपने ईमेल लॉग्स चेक कर रहा था। कृष बुदबुदाते हुए, आर्या ने कॉल नहीं किया,
डील की कोई अपडेट नहीं, कहीं ये लोग कुछ प्लान तो नहीं कर रहे। तभी उसका फ़ोन बजा, एक अनजान नंबर से। तुम्हारा मोहरा अब तुम्हारा नहीं रहा, क्रिश शाह। क्रिश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ड्राइव की जांच। रिया, शौर्य और सिया ने मिलकर वो ड्राइव एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट को दी। फाइलें खुलीं। क्रिश और आर्या के बीच 17 कॉल रिकॉर्डिंग। क्रिश द्वारा कंपनी के 300 करोड़ गैरकानूनी ट्रांसफ़र के दस्तावेज। एक वीडियो क्लिप जिसमें क्रिश एक मीटिंग में कहता है, शौर्य जितना ऊंचा चढ़ेगा, गिरने की आवाज़ उतनी तेज़ होगी। पुलिस की तैयारी। शौर्य ने सबूत लेकर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर, अब हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। क्रिश शाह को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन क्या आप चाहते हैं हम इसे कोर्ट में ले जाएं या चुपचाप निपटाएं? शौर्य, नहीं, इस बार सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसी कई कंपनियों को ऐसे छुपे दुश्मन खा रहे हैं। सिया की सोच। सिया अकेले बैठी बालकनी में सोच रही थी, शौर्य ने कितनी बार धोखा खाया और फिर भी मजबूती से खड़ा रहा। अब मैं उसके साथ सिर्फ पत्नी बनकर नहीं, उसकी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। क्रिश की गिरफ्तारी। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर अंदर आते हैं। मिस्टर क्रिश शाह, आप पर कंपनी के पैसे की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। आपको गिरफ्तार किया जाता है। पूरे बोर्डरूम में सनसनी फैल जाती है। मीडिया बाहर लाइव टेलीकास्ट कर रहा है। शौर्य धीरे से, खेल खत्म। क्रिश, एक छोटी उम्मीद। आर्या अब पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उसने शौर्य से एक अनुरोध किया, मेरी बेटी को एक चिट्ठी देना चाहता हूं, बस एक आखिरी बार। शौर्य ने बिना बोले सिर हिला दिया। एक नई सुबह। सिया, शौर्य और अनाया घर के गार्डन में बैठे हैं। ग्रेटर दैन अनाया, पापा आप इतने थक क्यों गए हो? शौर्य, क्योंकि तुम्हारे पापा ने आज एक बहुत बड़ा तूफान रोका है। सिया ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। अब हमें नए सिरे से जीना है, बिना डर, बिना परछाइयों के। अदालत का पहला दिन। शहर की सबसे बड़ी अदालत में मल्होत्रा ग्रुप बनाम क्रिश शाह केस की सुनवाई शुरू होती है। अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। बिजनेस वर्ल्ड इस मुकदमे को भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट धोखा केस कह रहा है। शौर्य कोर्ट में गवाही देता है, क्रिश शाह मेरे सबसे पुराने भरोसेमंद लोगों में से एक था, लेकिन उसने ही मेरे साम्राज्य की नींव में जहर घोला। मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए खड़ा हूँ जो अपनों के धोखे से टूटा है। बचाव पक्ष की चाल। क्रिश के वकील ने आर्या को कटघरे में खड़ा करवाया। वकील, आप एक समय पर इस कंपनी के सह संस्थापक थे, फिर निकाल दिए गए, आपने फरार रहने का नाटक किया। क्या ये सारा मामला सिर्फ आपका निजी बदला नहीं है? आर्या, अगर बदला होता तो मैं शौर्य के पास सबूत लेकर नहीं जाता। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं और वो मैंने किया। वकील, तो आप ये मानते हैं कि आपने भी अपराध किए हैं? आर्या, हाँ, और मैं उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन सच्चाई का हिस्सा मैं भी हूँ। सिया की गवाही। सिया जिरह के लिए खड़ी होती है। एक पत्नी होने के नाते मुझे सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब शौर्य पर ऐसे लोग वार कर रहे थे जो उसके सबसे करीबी थे। लेकिन मैंने देखा है कि शौर्य ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। इसलिए आज मैं कोर्ट से यही चाहती हूँ कि इंसाफ सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मतलब में हो। आर्या की चिट्ठी। अदालत के बाद शौर्य को एक लिफाफा मिलता है, जेल से भेजी आर्या की चिट्ठी। प्रिय शौर्य, शायद मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैंने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। इस चिट्ठी में मेरी बेटी आरुषि के लिए एक नोट है, उसे बता देना कि उसका पिता अपराधी था, लेकिन बेमकसद नहीं। मैंने तुझसे जो छीना उसका पछतावा रहेगा, लेकिन तूने जो लौटाया वो इंसानियत थी। आर्या। सिया ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और आंखें भर आईं। सिया, कभी कभी इंसान गलती करके बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे स्वीकार करके जरूर हो जाता है। अदालत का फैसला। तीसरे दिन कोर्ट में जज ने फैसला सुनाया। क्रिश शाह को दोषी करार दिया जाता है। कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, साजिश और वित्तीय आपराधिक कृत्यों के लिए 15 वर्ष की सजा दी जाती है। आर्या शर्मा ने अपराध स्वीकार कर सहयोग दिया है, इसलिए उन्हें 3 साल की जेल और पुनर्वास के लिए भेजा जाता है। अदालत में मौजूद लोग सन्न रह गए। शौर्य ने एक लंबी सांस ली। अब सच ने जीत पाई थी। मीडिया की सराहना। अगले दिन न्यूज़ चैनलों पर यही ब्रेकिंग चल रही थी। न्यूज़पेपर, शौर्य मल्होत्रा सीईओ जिसने दोस्त के गुनाह को भी छुपाया नहीं। न्यूज़पेपर, सच के लिए लड़ने वाला पति। सिया और शौर्य की जोड़ी बन रही है कॉर्पोरेट आदर्श। रिया ने मुस्कुराकर सिया से कहा, अब आप दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं, एक मिसाल बन चुके हो। सिया और शौर्य की रात। रात को दोनों बालकनी में बैठे थे। सिया, क्या तू थक गया? शौर्य, थोड़ा, लेकिन राहत भी है। कभी सोचा नहीं था कि आर्या से फिर से इंसानियत जुड़ पाएगी। सिया हंसते हुए, कभी सोचा नहीं था कि मैं एक सीईओ की पत्नी बनकर एक जज जैसी बात करूंगी। शौर्य, और तुम हर दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती हो। दोनों चांद की रोशनी में एक दूसरे की आंखों में डूब गए। एक आखिरी तोहफा। एक हफ्ते बाद एक पार्सल आता है आर्या की बेटी की तरफ से। उसमें एक पेंटिंग थी।
जिसमें 3 आकृतियां थीं, एक आदमी, एक औरत और एक बच्ची, और नीचे लिखा था, धन्यवाद कि आपने मेरे पिता को फिर से इंसान बनाया। नई शुरुआत। शौर्य और सिया अब एक नई फाउंडेशन खोलते हैं। सच की आवाज़, जहां वे युवाओं को कॉर्पोरेट नैतिकता और कानून सिखाएंगे। उनकी यात्रा अब निजी नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। एपिसोड परिवार का दुश्मन, खून का रिश्ता, साजिश का चेहरा। चुपचाप लौटता एक चेहरा। शाम के वक्त मल्होत्रा हाउस में परिवार के सभी सदस्य बगीचे में एक छोटी सी पूजा के बाद आराम कर रहे थे। तभी गेट पर एक काली मर्सिडीज आकर रुकी। ड्राइवर उतरा और पीछे की सीट से एक लंबा, काला कोट पहने आदमी उतरा। रुद्र मल्होत्रा, शौर्य का चचेरा भाई। वो 10 साल से विदेश में था, पर अचानक, बिना बताए लौट आया था। रुद्र मुस्कराते हुए, भाई, इतने सालों बाद लौटा हूँ, गले नहीं लगाओगे? शौर्य चौंका, पर मुस्कुराने की कोशिश की। शौर्य, रुद्र, तू वापस आ गया। रुद्र, मैं हमेशा यहीं था, बस नज़रों से दूर। अब वक्त है कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा बनूं। सिया की बेचैनी। रात को सिया अकेली बालकनी में बैठी थी। उसे रुद्र की आंखों में कोई अजीब सी चालाकी महसूस हुई थी। सिया स्वयं से, इतने साल बाद बिना कोई सूचना क्यों लौटा? क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई और साजिश? पुरानी रंजिश। रिया ने सिया को बताया, रुद्र और शौर्य के बीच बचपन में बहुत गहरी प्रतियोगिता थी। रुद्र कभी शौर्य से आगे नहीं निकल सका, और कंपनी का वारिस शौर्य बना। तब से वो नाराज होकर विदेश चला गया था। सिया को अब यकीन होने लगा कि रुद्र की वापसी सिर्फ पारिवारिक प्यार नहीं थी। कंपनी की बैठक। अगले दिन रुद्र ने खुद को कंपनी की एक मीटिंग में शामिल करने की बात रखी। रुद्र, मेरे पास भी मल्होत्रा ग्रुप के 15% शेयर हैं। मैं बोर्ड की बैठकों में हिस्सा लेने का हकदार हूँ। शौर्य ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन सभी डायरेक्टर्स की आंखों में संदेह था। शौर्य सोचते हुए, ये वापसी इतनी सहज नहीं हो सकती। मुझे अब रिया से रुद्र की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट निकलवानी होगी। एक गुप्त बैठक। रात को एक अंधेरे रूम में रुद्र फोन पर बात कर रहा था। रुद्र, प्लान ए सफल रहा। अब अगला कदम है कंपनी की इंटरनल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को तोड़ना। शौर्य को अंदर से ही तोड़ना है, बाहर से नहीं। और अगर वो भाग गया तो रुद्र, तो उसके पास बहुत कुछ खोने को है। एक पत्नी, एक बच्ची और एक साम्राज्य। अनाया का डर। रात को अनाया अपने कमरे में चिल्लाते हुए उठी। अनाया, मम्मा, कोई आया था मेरी विंडो के पास। सिया दौड़कर उसके पास आए, खिड़की खोली तो वहां एक काले दस्ताने के निशान थे। सिया, कहीं ये रुद्र का खेल तो नहीं? रिया की तहकीकात। रिया ने रुद्र की कंपनी, उसके फंड्स और विदेश में गतिविधियों की जांच शुरू की। उसे एक ईमेल मिला, जो एक ऑफशोर अकाउंट से भेजा गया था। ट्रांसफर 50 मिलियन मल्होत्रा ग्रुप के शेयर के बदले। रिया चौंक गई। रिया, रुद्र, क्या तुम कंपनी बेचने की तैयारी में हो? एक गुप्त पैकेट। सिया को एक गुमनाम लिफाफा मिला जिसमें एक पुरानी फोटो थी, जिसमें रुद्र किसी अजनबी से हाथ मिला रहा था। फोटो के पीछे लिखा था, वो कभी भाई नहीं था और अब दुश्मन से भी खतरनाक है। ए वेल विशर। सिया के हाथ कांप उठे। शौर्य को चेतावनी। सिया ने शौर्य से साफ कहा, रुद्र पर भरोसा मत करो। मैंने उसके आंखों में लालच देखा है और उसकी चाल में दुश्मनी। अगर तुमने देर की तो वो तुम्हारा बहुत कुछ छीन सकता है। शौर्य, मैं जानता हूं, लेकिन इस बार हम चाल से नहीं, सबूत से काम लेंगे। युद्ध की शुरुआत। रात के 1 बजे शौर्य को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉलर, तुम्हारा अपना खून तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है। तैयार रहो, क्योंकि ये जंग अब परिवार के भीतर लड़ी जाएगी। शौर्य चुपचाप फोन रख देता है, फिर मुड़कर देखता है। सिया की आंखों में अब डर नहीं, तैयारी है। गुप्त मीटिंग। रुद्र एक गुप्त स्थान पर कुछ लोगों से मिल रहा था। उनमें एक विदेशी निवेशक, एक हैकर और एक पूर्व मल्होत्रा कर्मचारी भी शामिल था। रुद्र, मैं मल्होत्रा ग्रुप की आंतरिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कोर स्ट्रक्चर तुम्हें दूंगा। बदले में तुम मेरे कहने पर पूरी कंपनी के सिस्टम को ब्लॉक करोगे। हैकर, डन, पर एक गलती भी हुई तो पकड़ में आ सकते हैं। रुद्र, मुझे परवाह नहीं, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। रिया का सबूत। रिया ने शौर्य और सिया को बुलाया और एक यूएसबी ड्राइव दिखाए। रिया, ये रुद्र के लैपटॉप से निकाली गई बैकअप फाइल है। इसमें सबूत हैं कि वो एक फेक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाकर मल्होत्रा ग्रुप के शेयर बेचने की तैयारी में था। शौर्य, इतना बड़ा विश्वासघात, और वो भी मेरे अपने खून से। सिया, अब हमें उसे उसी की चाल में फंसाना होगा। प्लान का निर्माण। शौर्य, सिया और रिया ने एक फुलप्रूफ योजना बनाई। 1. रुद्र को कंपनी की एक नकली डील में फंसाना। 2. सारे मेल्स ट्रैक करना। 3. शेयरहोल्डर्स मीटिंग में लाइव सबूत उजागर करना। 4. पुलिस को स्टिंग ऑपरेशन के लिए तैनात करना। शौर्य, अब उसे लगेगा कि वो जीत रहा है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रुद्र की चाल। रुद्र ने अगले दिन कंपनी के HR हेड को बुलाया।
रुद्र, कुछ पुराने कर्मचारियों को हटाओ और मेरी टीम के लोगों को भरोसेमंद पदों पर लगाओ। HR हेड हिचकिचाते हुए, लेकिन ये अचानक बदलाव। रुद्र कड़क स्वर में, अब मल्होत्रा ग्रुप की कमान धीरे धीरे बदल रही है और मैं उसे नया आकार देना चाहता हूँ। सिया की रिसर्च। सिया ने रुद्र की विदेशी कंपनी हॉक इंटरनेशनल की रजिस्ट्रेशन जांची। सिया, ये कंपनी असल में वर्चुअल है और इसके मालिक का नाम है देव मेहरा, जो रुद्र का कॉलेज मित्र था। अब सब साफ था, रुद्र ने एक फेक कंपनी बनाकर मल्होत्रा ग्रुप में निवेशक दिखाए और फंड ट्रांसफर की तैयारी कर रहा था। शेयर होल्डर मीटिंग की तैयारी। रिया ने सिया को कुछ वॉयस रिकॉर्डिंग दी जिसमें रुद्र एक फर्जी डील की बात कर रहा था। रिया, अगर हम ये ऑडियो मीटिंग के दौरान प्ले करें तो पूरा बोर्ड उसके खिलाफ हो जाएगा। शौर्य, और हम पुलिस को पहले से ब्रीफ कर देंगे। जैसे ही वो आखिरी साइन करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मीटिंग का दिन। बोर्ड मीटिंग शुरू होती है। रुद्र आत्मविश्वास से भरा हुआ था। रुद्र, आज हम हॉक इंटरनेशनल के साथ 800 करोड़ की डील फाइनल करेंगे जिससे ग्रुप का इंटरनेशनल विस्तार होगा। शौर्य मुस्कराते हुए, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एक छोटी क्लिप सुनिए। सभी स्क्रीन पर एक रिकॉर्डिंग चली। रुद्र की आवाज़, इस फर्जी डील के बाद शौर्य तो क्या, पूरी कंपनी मेरे कदमों में होगी। हॉक सिर्फ एक नाम है, असली मालिक मैं ही हूँ। पूरा बोर्ड सन। पुलिस अंदर आए। पुलिस अफसर, रुद्र मल्होत्रा, आप पर कॉर्पोरेट धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तारी की जाती है। रुद्र चिल्लाते हुए, नहीं, ये सब प्लान किया गया है। शौर्य ने मुझे फंसाया है। शौर्य, नहीं रुद्र, तुमने खुद को फंसाया है। मैंने सिर्फ तुम्हारे मुखौटे को सबके सामने लाया। एक गहरी सांस। मीटिंग के बाद शौर्य चुपचाप अपने केबिन में बैठा था। सिया उसके पास आए और उसका हाथ थामा। सिया, भरोसा टूटने पर दर्द तो होता है, लेकिन जब इंसान भरोसा नहीं बल्कि विश्वास बन जाता है तो जीत निश्चित है। शौर्य, तुम हो तो मैं हर तूफान झेल सकता हूँ। रुद्र का अंत। रुद्र को जेल भेज दिया गया। उसके जाते वक्त बस एक ही बात उसने कही, शौर्य, तुम जीत गए, लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। फिर मिलेंगे। भविष्य की नई सुबह। सिया, शौर्य और अनाया एक साथ गार्डन में बैठे थे। अनाया, पापा, अब सब ठीक है ना। शौर्य, हाँ बेटा, अब कोई और बुरा आदमी नहीं आएगा। सिया, क्योंकि हमने हर डर से लड़ना सीख लिया है। एपिसोड 69, कानूनी जाल। क्या सिया शौर्य की पत्नी है? एक नई चुनौती। एक सुबह मल्होत्रा हाउस में एक कुरियर आया। कवर पर लिखा था, लीगल नोटिस कोर्ट समन्स, शौर्य मल्होत्रा वीज प्रियल शर्मा। शौर्य ने जैसे ही नोटिस खोला उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नोटिस, एक महिला, प्रियल शर्मा, ने दिल्ली कोर्ट में दावा किया है कि वह शौर्य मल्होत्रा की कानूनी पत्नी है। अतः सिया मल्होत्रा के विवाह प्रमाणपत्र को अमान्य घोषित किया जाए। सिया की प्रतिक्रिया। सिया शौर्य की आंखों में देखती है। सिया धीरे से, ये क्या है शौर्य, ये लड़की कौन है? शौर्य चुपचाप, मुझे सच में याद नहीं, ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। सिया, तो क्या ये एक और साजिश है या फिर कोई पुरानी बात छिपी है? वकील की एंट्री। शौर्य और सिया अपने वकील विक्रम राय से मिलते हैं। विक्रम, इस केस में अगर वो महिला वैध विवाह का सबूत पेश कर दे तो आपकी वर्तमान शादी अस्थायी रूप से अमान्य मानी जा सकती है। सिया, क्या? लेकिन हमारी शादी की रजिस्ट्री तो असली है। विक्रम, हाँ, पर अब हमें ये साबित करना होगा कि प्रियल शर्मा झूठ बोल रही है या उसका सबूत फर्जी है। मीडिया की सनसनी। टीवी और न्यूज़ पोर्टल्स पर हेडलाइन छा जाती है। न्यूज़पेपर, सीईओ की शादी पर सवाल, एक पत्नी सामने, दूसरी अदालत में। न्यूज़पेपर, सिया मल्होत्रा असली पत्नी या सिर्फ नाम की? रिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर स्टेटमेंट देना पड़ा। रिया, शौर्य और सिया का रिश्ता सच्चा है और इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। कानून अपना काम करेगा और झूठ सामने आएगा। रहस्यमयी महिला। प्रियल शर्मा पहली बार कोर्ट में सामने आती है। 30-35 की उम्र, शालीन पर आत्मविश्वासी। प्रियल, मीडिया से, मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपना हक मांग रही हूँ। शौर्य मल्होत्रा ने मुझसे शादी की थी और फिर मुझे छोड़ दिया। पुराना रहस्य। रिया सिया को एक पुरानी तस्वीर दिखाती है जहां शौर्य एक बिजनेस पार्टी में एक लड़की के साथ देखा गया था, वही लड़की। रिया, ये तस्वीर 7 साल पुरानी है। तब शौर्य लंदन में एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट पर था। सिया, क्या वो उसे जानता था? रिया, शायद, लेकिन शादी, ये मुझे भी नहीं पता। शौर्य की उलझन। शौर्य अकेले अपने कमरे में सोच रहा है। शौर्य, स्वागत, क्या उस पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जो मैं भूल गया? क्या किसी ने मुझे उस वक्त फंसाया था या फिर मैं ही अनजाने में कुछ कर बैठा? डीएनए टेस्ट की मांग। प्रियल का दावा है कि उसका एक बेटा है, आरव, और वो शौर्य का बेटा है। प्रियल, अगर आपको यकीन नहीं तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। ये सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। सिया की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोली, बस उठकर कोर्टरूम से बाहर चली गई। सिया का तूफान।
घर आते ही सिया फूट फूट कर रोने लगी। सिया, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सहा, सब कुछ छोड़ा, अब मैं ही सवालों के घेरे में हूँ। क्या तुमने मुझसे कोई सच्चाई छिपाई है? शौर्य शौर्य गंभीरता से, अगर मैंने कुछ छिपाया होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। मैं खुद सच का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सीक्रेट क्लू। रिया को एक होटल का पुराना सीसीटीवी वीडियो मिला, जिसमें दिखा कि प्रियल और एक वकील होटल से बाहर निकलते हैं, और वो वकील है क्रिश का पुराना लॉयर। रिया, इसका मतलब ये केस भी एक नई साजिश है। क्रिश अब भी जेल से खेल रहा है और प्रियल उसकी मोहरा है। डीएनए टेस्ट का आदेश। कोर्ट की अगली सुनवाई में जज का फैसला साफ था। जज, सत्यता की जांच हेतु शौर्य मल्होत्रा और बालक आरव के बीच डीएनए टेस्ट अनिवार्य किया जाता है। टेस्ट के परिणाम अगली सुनवाई में पेश किए जाएं। पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। सिया की सांसें जैसे थम सी गई थीं। सिया का अंतर्द्वंद्व। घर लौटने के बाद सिया एकदम शांत थी। शौर्य उसके पास आया। शौर्य, सिया, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। सिया धीरे से, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती, लेकिन डर लग रहा है। अगर वो बच्चा तुम्हारा निकला तो? शौर्य, मैं वादा करता हूँ, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। तुम ही मेरी असली जिंदगी हो। रिया की खोज। रिया ने प्रियल की कॉल्स और मेल्स ट्रेस करवाईं। उसे एक बड़ा क्लू मिला। एक ईमेल। डीएनए टेस्ट सैंपल बदलने की पूरी प्लानिंग तय है। बस बच्चे को क्लिनिक ले जाना है। समय पर। भेजा गया क्रिश शाह के लॉयर से। रिया चौंक गई। रिया, मतलब डीएनए रिपोर्ट को भी मैनेज करने की कोशिश हो रही है। शौर्य का सामना प्रियल से। शौर्य कोर्ट के बाहर प्रियल से मिला। शौर्य, अगर तुम्हें वाकई इंसाफ चाहिए तो सच बोलो। क्रिश के लिए मोहरा बनकर तुम क्या पाना चाहती हो? प्रियल नजरें चुराते हुए, मैं अपने बेटे के लिए भविष्य चाहती हूँ। तुम्हारी दुनिया में उसे उसका हक मिलना चाहिए। शौर्य, हक सच्चाई से मिलता है, धोखे से नहीं। डीएनए टेस्ट। सैंपलिंग दिन आ चुका था। शौर्य, आरव और प्रियल क्लिनिक पहुंचे। सैंपल लिया गया और 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आने का वादा किया गया। लेकिन रिया और सिया ने पहले ही क्लिनिक को इन्फॉर्म कर दिया था कि टेस्ट डबल वेरीफाई हो। सिया, इस बार कोई भी खेल नहीं चलेगा। एक सीक्रेट वीडियो। रिया ने सीसीटीवी सर्विलांस में एक और वीडियो निकाला, जिसमें प्रियल एक आदमी से पैसे लेती दिखी, वही वकील। रिया, अब ये साफ है, ये औरत सिर्फ किसी के इशारों पर काम कर रही है। सिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके मन में डर अब भी था। क्या डीएनए रिपोर्ट उन्हें अलग कर देगी? रिपोर्ट का इंतजार। रिपोर्ट आने वाली थी। पूरा मल्होत्रा हाउस तनाव में था। शौर्य और सिया दोनों रिपोर्ट साथ में खोलना चाहते थे। रिपोर्ट का खुलासा। डिलीवरी बॉय आया। रिया ने लिफाफा शौर्य और सिया को सौंपा। शौर्य, लिफाफा खोलते हुए, अब सच सामने होगा। दोनों ने एक साथ रिपोर्ट पढ़ी। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। रिजल्ट नेगेटिव। कंक्लूजन, शौर्य मल्होत्रा और आरव शर्मा के बीच कोई जैविक संबंध नहीं पाया गया। सिया की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार राहत के थे। शौर्य ने उसे कसकर गले लगा लिया। शौर्य, मैंने कहा था ना, हम टूटा नहीं करते। कोर्ट में सच्चाई की जीत। जज ने रिपोर्ट के आधार पर केस को खारिज कर दिया। जज, डीएनए रिपोर्ट साफ दर्शाती है कि प्रियल शर्मा का दावा झूठा था। कोर्ट उसे चेतावनी देकर रिहा करता है, पर क्रिश शाह के लॉयर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के आदेश देता है। कोर्टरूम में तालियां बज उठीं। सिया का आत्मविश्वास। बाहर आते हुए सिया ने मीडिया से कहा, सच्चा रिश्ता किसी कागज पर नहीं, भरोसे पर लिखा जाता है। मेरे पति ने आज नहीं, हर दिन मुझे साबित किया है कि वो मेरे हैं, पूरी तरह से। क्रिश की चाल विफल। जेल में क्रिश को जब ये खबर मिली, उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा। क्रिश, ये औरतें और ये रिश्ता, ये हर बार मेरी चालों को नाकाम कर देते हैं। लेकिन अब वो सिर्फ जेल में नहीं बैठा था, उसके पास अब भी एक कनेक्शन था अंदर से। प्यार की जीत। रात को सिया और शौर्य छत पर बैठे थे। सिया, आज अगर कुछ टूटने वाला था तो वो मेरा विश्वास था, लेकिन तुमने उसे बचा लिया। शौर्य, अब मैं वादा करता हूँ, कोई साजिश, कोई अतीत, कोई नाम हमसे तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। चांद की रोशनी में दोनों एक दूसरे को निहारते रहे, जैसे एक तूफान के बाद मिली शांति। एपिसोड 70। निहारिका सेन। रिश्तों के रहस्य की नई परत। एक अनजान महिला की एंट्री। मल्होत्रा ग्रुप की एक आम बोर्ड मीटिंग चल रही थी, जब एक साड़ी में सजी, तेज आंखों वाली महिला गार्ड्स को चीरती हुई कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। महिला, एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं इस परिवार से हूँ, मुझे बाहर नहीं रोका जा सकता। सभी चौंक गए। शौर्य, संयम से, आप कौन हैं? महिला साफ स्वर में, मेरा नाम है निहारिका सेन, और मैं आपकी सौतेली बहन हूँ। चौंकता परिवार। सिया और रिया दोनों भौचक्की रह गईं। शौर्य की आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। शौर्य, तुम मेरी बहन? हमारा कोई और भाई या बहन नहीं है। निहारिका, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरा और मेरी माँ का नाम कभी नहीं लिया।
लेकिन मेरे पास सबूत है, मेरा जन्म प्रमाण पत्र, मेरी माँ की डायरी और एक तस्वीर जिसमें तुम्हारे पापा मेरी माँ के साथ खड़े हैं। उसने टेबल पर दस्तावेज रखे। सिया का संदेह। सिया ने रिया को आंखों से इशारा किया। सिया धीरे से, ये अचानक कैसे? पहले प्रियल, अब ये महिला। रिया, जरूर कुछ बड़ा चल रहा है, कोई शतरंज की बिसात बिछा रहा है और हम सिर्फ मोहरे लग रहे हैं। दस्तावेजों की जांच। शौर्य ने डॉक्यूमेंट्स का एक कॉपी अपने वकील विक्रम को भेजा। विक्रम ने जवाब भेजा। विक्रम फोन पर, डॉक्यूमेंट्स आधिकारिक लग रहे हैं, लेकिन निहारिका सेन के नाम पर भारत में कोई बैंकिंग, आधार या पैन रिकॉर्ड नहीं है। ये पहचान अधूरी है। शौर्य, तो ये औरत सही है या फिर बहुत बड़ा फ्रॉड। निहारिका का दावा। निहारिका ने कहा कि वह पिता की वसीयत में अपने हिस्से की दावेदार है। निहारिका, अगर मुझे वंशज होने का हक नहीं मिला तो मैं कोर्ट जाऊंगी। तुम्हारे मल्होत्रा एस्टेट का आधा हिस्सा मेरा है। शौर्य कड़कते हुए, अगर तुम वाकई इस परिवार से हो तो तुम्हें उसका सम्मान रखना चाहिए था, धमकी नहीं देनी चाहिए थी। अनाया की बेचैनी। रात को अनाया ने सिया से पूछा, अनाया, मम्मा, क्या मेरे पापा के और भी रिश्तेदार हैं? सिया थोड़ी सोचकर, हर परिवार में कुछ राज होते हैं बेटा, पर सबसे बड़ा सच यह है कि हम साथ हैं। बाकी जो भी होगा मिलकर संभालेंगे। रिया की तहकीकात। रिया ने इस डिपार्टमेंट से संपर्क कर निहारिका की फाइनेंशियल हिस्ट्री निकलवाई। एक शॉकिंग डिटेल सामने आई। निहारिका हाल ही में दुबई से लौटी है और पिछले 2 सालों से एक फंडिंग फर्म के साथ जुड़ी है और उस फर्म में पार्टनर है रुद्र मल्होत्रा। रिया हैरानी से, रुद्र जेल में बैठकर भी चालें चला रहा है। अब उसने खून को ही मोहरा बना दिया। शौर्य की मां की चुप्पी। शौर्य ने अपनी मां से पूछा, शौर्य, क्या पापा का कोई और रिश्ता था? मां आंखें नम करके, कुछ साल पहले एक औरत आई थी, दावा किया था कि वो तुम्हारे पापा की प्रेमिका थी। तुम्हारे पापा ने सब खारिज कर दिया, पर उन्होंने कभी साफ इनकार भी नहीं किया। अब मामला और उलझ गया था। सिया का सामना निहारिका से। सिया ने अकेले में निहारिका से मुलाकात की। सिया, अगर तुम वाकई इस परिवार की हो तो वसीयत के कागज लहराना बंद करो और रिश्ता निभाना शुरू करो। निहारिका हल्की मुस्कान, मैं परिवार मांगने नहीं आई, हिस्सा लेने आई हूँ, और जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगी। अगला कदम। शौर्य ने वकील को कोर्ट में प्री इंजंक्शन फाइल करने को कहा ताकि मल्होत्रा एस्टेट की किसी संपत्ति का ट्रांसफर रोका जा सके। शौर्य गंभीरता से, अब ये सिर्फ संपत्ति की लड़ाई नहीं रही, ये उस खून के सच की लड़ाई है जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं। डीएनए टेस्ट की तैयारी। शौर्य और सिया निहारिका के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। शौर्य, अगर तुम सच में मेरे पिता की बेटी हो तो तुम्हें डीएनए टेस्ट में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। निहारिका आत्मविश्वास से, बिल्कुल नहीं, मैं साबित कर दूंगी कि तुम्हारा खून मेरी रगों में भी बहता है। सभी को लगा अब सच सामने आएगा। सिया की बेचैनी। सिया अकेले बालकनी में बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता थी। रिया, डर लग रहा है। सिया धीरे से, पिछले कुछ महीनों में इतनी साजिशें देख ली हैं कि अब हर नया रिश्ता भी शक में लगता है। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि शौर्य को और चोट न लगे, चाहे सच कुछ भी हो। जेल में रुद्र को जब खबर मिली कि निहारिका डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो गई है, वो गुस्से में भड़क उठा। रुद्र, ये मूर्ख लड़की, अगर रिपोर्ट ने उसे झूठा साबित कर दिया तो मेरा पूरा गेम खत्म हो जाएगा। उसने अपने लॉयर से कहा, डीएनए सेंटर में एक आदमी है, उसे एक्टिव करो। रिपोर्ट जैसी मैं कहूं वैसी ही होनी चाहिए। सच्चाई की खोज में रिया ने फिर से खुद ही एक फॉरेंसिक एजेंसी को हायर किया, जिसे गुप्त रूप से दूसरा सैंपल दिया गया। रिया, अगर पहली रिपोर्ट बदली गई हो तो कम से कम हमारे पास असली सच्चाई रहेगी। डीएनए रिपोर्ट का दिन। शौर्य, सिया, निहारिका और पूरा परिवार रिपोर्ट के इंतजार में बैठा था। अंत में लैब असिस्टेंट एक लिफाफा लेकर आया। शौर्य ने रिपोर्ट खोली और पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे की शिकनें गहरी होती गईं। डीएनए रिपोर्ट, सरकारी लैब, रिजल्ट पॉजिटिव। कंक्लूजन, निहारिका सेन और शौर्य मल्होत्रा के बीच 99.98% जैविक संबंध पाया गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। निहारिका की विजय। निहारिका गर्व से, मैंने कहा था ना, मैं सिर्फ दावा नहीं कर रही थी, मैं सच बोल रही थी। अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए आधिकारिक रूप से। शौर्य ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। रिया की दूसरी रिपोर्ट। शाम को रिया के पास दूसरी रिपोर्ट आई, प्राइवेट फॉरेंसिक एजेंसी से। डीएनए रिपोर्ट प्राइवेट, रिजल्ट नेगेटिव। कंक्लूजन, निहारिका सेन और शौर्य मल्होत्रा के बीच कोई जैविक संबंध नहीं। ग्रेटर दैन। रिया चौंक कर, मतलब सरकारी रिपोर्ट फर्जी है। सीसीटीवी सबूत। रिया ने डीएनए क्लिनिक के पिछले 2 दिन का सीसीटीवी मंगवाया। एक वीडियो में दिखा लैब का एक असिस्टेंट जिसे रुद्र का लॉयर बार बार फोन कर रहा था, और वही असिस्टेंट रिपोर्ट छपने से पहले लैब में अकेला था। रिया, इस रिपोर्ट को बदला गया है।
अब हमें कोर्ट में सच लाना होगा। कोर्ट की सुनवाई। कोर्ट में निहारिका ने दावा किया, मैं जैविक उत्तराधिकारी हूँ, मुझे वसीयत में बराबरी का अधिकार चाहिए। शौर्य ने जवाब में दोनों रिपोर्टें पेश की और कहा, एक सरकारी रिपोर्ट है पॉजिटिव और एक प्राइवेट रिपोर्ट नेगेटिव। हम मांग करते हैं कि कोर्ट सुपरवाइज्ड डीएनए टेस्ट करवाए, जिसे पुलिस निगरानी में किया जाए। जज ने आदेश दिया, तीसरी और अंतिम डीएनए टेस्ट कोर्ट की निगरानी में होगा और परिणाम के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। निहारिका का डर। कोर्ट से बाहर आते ही निहारिका की घबराई हुई आवाज़। निहारिका फोन पर, रुद्र अब क्या होगा अगर तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो? रुद्र डरो मत, मेरी आखिरी चाल अभी बाकी है। तुम बस वक्त रहते कोर्ट में गुस्से का नाटक करना, मैं अंदर से बाहर आने की तैयारी में हूँ। सिया और शौर्य का संकल्प। शौर्य और सिया एक बार फिर छत पर साथ खड़े थे। सिया, इस बार की लड़ाई रिश्तों के नाम पर हो रही है और हमें मजबूती से हर मोहरा पहचानना होगा। शौर्य, मैं वादा करता हूँ, अब कोई भी झूठ हमारे बीच की सच्चाई को नहीं तोड़ पाएगा। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।